गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन बीजीय व्यंजक की बीजीय सर्व समीकरणों की अपन बात कर रहे थे। आज अपनी बीजीय सर्व समीकरणों की अपन वापस चर्चा करेंगे, जिसमें अपने पिछली कक्षा जो 8वीं जो कक्षा थी उसकी भी अपन ने सर्व समीकरण देखी, उसका भी अपन ने सवाल हल किया और देखा कि इन बीजीय सर्व समीकरणों के अंदर अपन व्यंजकों को व्यंजकों के मान को किस प्रकार से प्रतिस्थापित करें। आज उन्हीं सर्व समीकरणों से जुड़ी हुई कुछ विषय हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, एक सर्व समीकरण जो अपन ने कल देखी थी, x + y + z का होल स्क्वायर, यानी ऐसी सर्व समीकरण जिसके अंदर तीन मान हो, उस तीन मान और तीन पद वाली जो सर्व समीकरण थी उसका अपन ने विस्तार देखा था, जिसका विस्तार था x² + y² + z² + 2xy + yz + zx 2 के साथ, यानी x + y + z का होल स्क्वायर वाली यानी त्रिपद वाली अगर कोई बीजीय सर्व समीकरण है और उसका यदि विस्तार करना हो तो उसका विस्तार क्या लिखना होगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz और 2zx। तो इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी और साथ में हमने ये भी देखा कि इस सर्व समीकरण का मानवीय बहुपद का मान अपन किस प्रकार से प्रतिस्थापित करें। हाँ, आज अपन इसी सर्व समीकरण की अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर के लिए। आपको कभी कभार प्रश्न के अंदर इस सर्व समीकरण का विस्तारित रूप दे रखा होता है, आपको ये वाला गुणनखंड आपको रखना होता है, ये गुणनखंड आपको बताना होता है। प्रश्न के अंदर आपको ये ऑलरेडी ये विस्तारित रूप मिलेगा, उस विस्तारित रूप का आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस प्रथम तीन पदों का आप वर्गमूल करें, तीन पदों का क्या करें? वर्गमूल करें और साथ में यहाँ की चिन्ह है वो प्रतिस्थापित करें। जैसे ही मान प्रतिस्थापित करने पर जैसे ही चिन्ह का पता चलेगा, वहीं पर अपने को पता चल जाएगा कि कोई मान प्लस का है या माइनस का, या कोई मान तीनों पदों में से कोई सा भी एक मान प्लस का है या माइनस का है, वो अपने को पता चल जाएगा। तो इसका आपको इस विस्तारित रूप का आपको संकुचित रूप या गुणनखंड आपको पढ़ना है। साथ ही में अब आज अपन इन दो सर्व समीकरणों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। x + y का क्यूब, यानी पद तो दो ही है लेकिन त्रिघात है। इसकी घात कितनी है? 3। इसका विस्तार करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। मैं इस मामले में एक बात कहना चाहता हूं कि x + y का अगर क्यूब करते हैं, एक छोटी सी दिमाग की बात है, x + y का अगर क्यूब की अपन बात करते हैं तो इसका विस्तार करने किया x³ y³ + 3xy और x + y। देखिए, आपको बता दूं कि इस सर्व समीकरण को यहाँ तक अगर हल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको आगे तक हल करना चाहते हैं तो आप इसका मान रख सकते हैं x³ + y³ + 3xy को x से गुणा करेंगे, 3xy को y से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई पद गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होती है? वो गुणा होती है, वो चाहे चरमान हो और चाहे वो अचरमान हो। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होती है? वो गुणा होती है। तो 3xy को x से गुणा करेंगे तो 3
3x² y और प्लस इस 3xy को y से गुणा करेंगे 3xy²। अपनी सजातीय जो राशि है उसे गुणा होगी, जो अपनी जो सजातीय राशि है वो गुणा होगी। अब देखिए साहब, अगर आपको कभी कभार प्रश्न के अंदर ये विस्तारित रूप दे रखा है जिसका आपको ये गुणनखंड करना होता है कि नहीं? हो सकता है आपको ये अथवा ये विस्तारित रूप दोनों में से कोई सा भी एक विस्तारित रूप यदि दे रखा है आपको इसका गुणनखंड करना होता है। तो इस प्रथम पदों का वर्गमूल करते ही अपने को पता चल जाएगा कि ये किस मान का विस्तारित रूप है। तो आप इसको विपरीत कर ले सवाल को, इनका वर्गमूल कर ले, वर्गमूल करते ही अपने को इस गुणनखंड का प्रथम पद और दूसरे पद का अपने को पता चल जाएगा। सेम तरीके की यही सर्व समीकरण का x माइनस क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब पर निर्भर करता है। क्या? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस x माइनस वाई x माइनस वाई। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये देखो माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ये चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो माइनस का 3xy को x से गुणा करेंगे 3x²y, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। 3xy को y से गुणा करेंगे 3xy²। तो इस प्रकार से इन दोनों सर्व समीकरणों के अंदर कुछ मूलभूत बातें थी, वो मूलभूत बातें आपको नजर आ रही होगी। तो आपको इस प्लस वाली सर्व समीकरण के अंदर अगर आपका ये वाला विस्तार या ये वाला विस्तार दे रखा है तो आपको ये वाला गुणनखंड करना है। हो सकता है आपको ये वाला गुणनखंड दे रखा हो और आपको विस्तार करना हो, समीकरण का विस्तार करना हो, तो इस प्रकार से अपने को विस्तार करना है। हाँ, प्रत्येक प्रश्न में आपको समीकरण लिखनी ही लिखनी है। प्रत्येक प्रश्न के अंदर, प्रत्येक सवाल के अंदर जब भी अपन सवाल को सोल्व करेंगे प्रत्येक सवाल के अंदर सर्व समीकरण लिखना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अपने को इनका विस्तार करना है और यदि विस्तार दिया हुआ है तो इनका संकुचित रूप लिखना है। आइए एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि इन समीकरणों का विस्तार किस प्रकार से होता है। अपन इन 5 सवालों के माध्यम से अपन इस दोनों सर्व समीकरणों का अपन चर्चा करेंगे। ये वाली ऊपर वाली जो समीकरण थी ये अपन ने कल चर्चा कर ली, इससे जुड़े हुए सवाल आपको आज और मिल जाएंगे, उनसे जुड़े हुए सवाल आप एक बार और देख लेना। इस दो समीकरणों की अपन बात करते हैं। पहला सवाल है 3a प्लस 4b का क्यूब, 3a प्लस 4b का क्यूब। देखो 3a प्लस 4b का क्यूब करना है, तो 3a प्लस 4b का क्यूब करने की समीकरण क्या थी? x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये सर्व समीकरण है। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। तो देखिए मान लीजिए ये x का मान है और ये इसका y का मान है। 3a x का मान है और 4b b का y का मान है। तो देखो x क्यूब का मान 3a का क्यूब प्लस y क्यूब 4b का क्यूब, y का मान 4b और प्लस 3x का मान 3a, y का मान 4b x प्लस y, x का मान 3a प्लस y का मान 4b। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है और इसका विस्तार करते हो। 3a की घात 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3a गुणा 3a, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 1 2 3, a की घात 3, तो 3a की क्यूब का मान कितना हो जाएगा? 27, a की घात 3, तो 3a क्यूब का मान हो जाएगा 27, a की घात
3 प्लस 4b की घात 3 की वैल्यू निकालो। 4 चौक 16, 16 चौकू 64, तो 64b की घात 3 प्लस, देखो हम मल्टीप्लाई करो पहले इनको, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36ab 3a प्लस 4b। आप इसको यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये उत्तर भी यहाँ पे भी सही है। अथवा आगे तक यदि इसको सोल्व करना चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं। 27a की घात 3 प्लस 64b की घात 3 प्लस, अब ये दोनों पद आप ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद है, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, गुणा होगी ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से। तो 36ab का मान इससे गुणा करना है, 36 गुना 72 और 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर, 144 ab स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसका गुणा कर सकते हैं। ये इसका विस्तार हो गया। अगला एक और सवाल देखो। अगला सवाल है 5p, दूसरा 5p माइनस 3q, उसका ऑल क्यूब, उसका क्यूब करना है, घन करना है। ये एक तरीके से घन ही है क्योंकि घन के अंदर घात कितनी लगती है 3। अब समीकरण कौन सी लगेगी, x माइनस वाई का क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब x की वैल्यू 5p और y की वैल्यू 3q। अब x की घात करो, 5p का क्यूब माइनस y 3q का क्यूब माइनस 3x की वैल्यू 5p, y की वैल्यू 3q, x की वैल्यू 5p माइनस 3q। आपको माइनस का 3q नहीं रखना है क्योंकि सवाल के अंदर आपकी जो समीकरण थी उस समीकरण में पहले से ही माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको वहां पर माइनस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीकरण में ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लगा रखा है, इसलिए मान आपको माइनस में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे सोल्व करें इसको। 5p का क्यूब करना है, 5 25 25 पंजे 125, तो 125 p की घात 3 माइनस 3 तिया 9 9 तिया 27 27 q की घात 3 माइनस, देखो 5 तिया 15 15 तिया 45 45p और q ब्रैकेट 5p माइनस 3q। अब आप समझ गए होंगे कि 45pq को ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाले समस्त पदों से क्या होगी गुणा। तो आप समझ गए होंगे कि सेन प्लस वाली समीकरण की तरह आपको इसको गुणा करके रखना है। क्या करना है, गुणा करके रखना है। तो इस प्रकार से समीकरणों का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन चिन्ह का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। इस माइनस वाली सर्व समीकरण के अंदर आप इस माइनस वाली सर्व समीकरण में आपको माइनस का चिन्ह मान माइनस का रखने की आवश्यकता नहीं है। यह समीकरण के अंदर ऑलरेडी माइनस का चिन्ह रखा हुआ है, तो आपको इसको माइनस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि साहब यदि अपन तो चर और अचर राशियों का संयुक्त मिश्रण था, इसलिए यहाँ पर अपन ने तो चर और अचर राशियों का हमने घन कर लिया क्योंकि इसके ऊपर चर और अचर राशियों के ऊपर घात कितनी लगा रखी है 3। घात कितनी है 3। क्या प्राकृतिक संख्याओं का घन नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी समीकरण से घन हो सकता है, आराम से हो सकता है। और ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का अपन घन करते हैं। घन करने का मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। मैं लिखूं 3 की घात 3, मतलब प्राकृतिक संख्या 3 है, उस 3 का मैं क्यूब करना चाहता हूं, तो मैं कितनी बार लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो गुणा करने पर 27 आता है, गुणा करने पर 27 आता है।
लेकिन कोई ऐसा कोई मान जो बड़ा हो, जैसे 104 का क्यूब करना है मुझे। अब 104 इंटू 104 इंटू 104 गुणा करने में कितना समय लगेगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जोड़ बाकी में गलती हुई तो वो एक अलग समस्या है। तो ऐसी बड़ी संख्याओं का घन इस सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है उसका आपको थोड़ा सा विभाजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पदों की संख्या कितनी है यहाँ 2, तो आपको 2 पद तो बनाने पड़ेंगे। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उन पदों को किस प्रकार से तोड़ते हैं, किस प्रकार से प्रथम पद और द्वितीय पद में विभाजित करते हैं। वो आपकी मन स्थिति पर डिपेंड करता है। और ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का अपन घन करते हैं। जैसे मैं घन करता हूँ 104 का क्यूब, 104 का क्यूब करना है मुझे। अब मैं 104 के अंदर देखिए एक ही पद है, जबकि हमारी सर्व समीकरण कहती है कि पद कम से कम कितने होने चाहिए 2, उसकी घात भले 3 हो, उसकी घात कितनी हो 3 हो, लेकिन पद कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो अपने पास में इस 104 को 2 टुकड़ों में बांटना है। अब 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 + 4, 100 + 4, लेकिन टुकड़ा करना भी देखिए एक 8 है, एकला है। अब 104 तो और भी हो सकता है 95 + 6, 95 + आप 95 और +2 भी कर सकते हैं। 104 तो वो भी होता है, लेकिन ये वो टुकड़ा नहीं है। 95 का घन करोगे टाइम उतना ही लगेगा जितना 104 को 3 बार गुणा करने में समय लगेगा। टुकड़ा इस प्रकार से होना चाहिए ताकि गुणा भी हो जाए और आपको दिक्कत ज़्यादा गुणा करने में दिक्कत भी नहीं आए। कुल मिला के बात ये है। तो 100 मैं 104 को कैसे लिख सकता हूँ 100 + 4 का होल क्यूब, 100 + 4 का होल क्यूब। अब अपने पास में सर्व समीकरण बन गई अपने आप ही। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x + y का क्यूब हो गया एक तरीके से। तो समीकरण क्या कहती है x + y का होल क्यूब, x³ + y³ + 3xy और x + y, x + y। तो x³ ये 100 तो x की वैल्यू और 4 y की वैल्यू हो जाएगी। 100 तो x की वैल्यू और 4 y की वैल्यू हो जाएगी। तो x³ 100 की क्यूब + y 4³ + 3 x की वैल्यू 100 थी और y की वैल्यू 4 थी और 100 + 4 x की वैल्यू 100, जहाँ जहाँ x है x की वैल्यू रखो और जहाँ y है वो y की वैल्यू रख दो। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये बीज सर्व समीकरण जितनी जटिल लगती है वैसे कई गुना आसान भी है। 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब यानी 100 × 100 × 100 गुणा करेंगे। अब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 100 × 100 × 100 में कितनी जीरो हो गई 2, 2 4, 2 6 जीरो हो गई। अरे 1 लगा करके 6 जीरो लगा देना, गुणा हो गया। अब कौन सा फाड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, कौन सा टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, वो हाथ अंगुलियों में गिनने की जरूरत नहीं है। ये कुछ लॉजिक ऐसी है मैथमेटिक्स की जिसको अपन शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। अंगुलियों में कालगणना करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। ऐसे काम ब्राह्मण करता है, वो ऐसी तारीख गिनता है बैठे कौन सी तारीख को शुभ मुहूर्त आ रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करो, अपने आप जोड़ बाकी गुणा भाग एक चुटकियों के अंदर आएगा, चुटकियों के अंदर। तो 100 × 100 × 100 के अंदर जीरो कितनी है 6, 1 लगा करके 6 जीरो लगाओ, आगे गुणनफल हो जाएगा। तो 1 2 2 4 2 6। अब इसको पढ़ने वाला पढ़ सकता है। 10 लाख हो गए, कितने हो गए 10 लाख गुणा करने पर प्लस 4 का क्यूब करना है। 4 चौक 16 और 16 चौकू 64, 16 चौकू 64 प्लस 4 के 12 1200 और 100 + 4 104, 104। अब लोग 10 लाख प्लस 64
प्लस अब 1200 को 104 से गुणा करना है, 1200 को 104 से गुणा। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि आप 1200 को 100 से गुणा कर लो, 1200 को 4 से गुणा कर लो, ये भी गुणा कर लो। 1200 को 100 से गुणा करेंगे, 1200 क्या है 2 जीरो लगा दूंगा, तो 1200 को 100 से गुणा, 1200 को 100 से गुणा करूंगा तो 2 जीरो लगा दूंगा, तो 1,20,000 हो गई। और 1200 को 4 से 12 4 48 से जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो जोड़ दो। आपका गुणा जो घन है वो घन आ जाएगा। देखो 10 लाख 1,20,000 ये 11,20,000 11,20,000 11,24,000 11,24,864 11,24,864 ये इसका घन हो गया सर, ये इसका घन हो गया। हाथों में गणना करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा जोड़ो 10 लाख और 1,20,000 जो मोटी मोटी रकम है उसको पहले जोड़ ले। 10 लाख और 1,20,000 11,20,000 11,20,000 और 4,000 ये 11,24,000 864 जोड़ेंगे 864 तो 11,24,864 हो जाएंगे। है बात समझ में? इस प्रकार से अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उस पर दो प्रश्नावली 2.5 के कुछ क्वेश्चनों को आपको हल करना है, इन्हीं सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। इन सवालों को आपको सोल्व करना है। ये तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की समीकरण से सोल्व करना है। यह आपका विस्तारित रूप दे रखा है, इसका गुणनखंड करना है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखना अपने को, और ये बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी और z की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है। ये घनों का विस्तार आपको दे रखा है। ये तो सर्व समीकरण जो x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का जो क्यूब है उससे सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।